दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है देवजीएस में। और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए, ज्योग्राफी का, भारत की नदियां। अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक कॉम्पिटिशन में एक दो क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्टिव हमारे किसी व्यूअर्स का छूटे नहीं अगर वो देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की नदियों को कितने हिस्सों में मतलब बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो टाइप की नदियां हमारे यहाँ मानी जाती है कि है। उसमें से अगर देखेंगे तो मतलब जो साउथ इंडिया में चलने वाला इंडियन पेनिनसुला में जो नदियां बहती है उसे प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं, और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसे हिमालयी नदियां या आप हिमालयन रिवर कह सकते हैं। सही। तो अब जब स्टडी करना है तो हम सबसे पहले आज हम इसको क्या बोलेंगे, इसको मेनलैंड, इसको क्या बोलते हैं, मेनलैंड रिवर भी बोलते हैं, और इसे प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गया है कि इंडिया की नदियों को दो तरह की नदियों में बांटा जा सकता है, दो हिस्सों में रखा जा सकता है स्टडी के लिए। तो उसमें भी अब देखेंगे कि जो हिमालयी नदियां हैं उसमें से जो नदियां हैं, एक है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र यहां से आती, यहां से सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र। तो मुख्य रूप से ये तीन नदी तंत्र है जो हिमालय से जिनका उद्गम है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंधु नदी तंत्र को समझना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे, अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो दो बार वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा A to Z चीजें। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो सबसे पहले कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास वहां से निकलती है। इधर के लिए एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये इंडिया में आ जाती है। जो दूसरी नदी निकलती है वो ये सिंधु नदी। इसी को अध्ययन करना है हमको यहाँ पे, जिसको इंडस रिवर कहते हैं अंग्रेजी में। सिंधु रिवर, इंडस रिवर। और जो तीसरी नदी निकलती है वो ये जो तीसरी नदी निकलती है सतलज। तो आपको ये नदियां लगेगी कुछ नीचे थोड़ा बड़ा बना हो ताकि आपको आसानी से देख पाए। तो ये सतलज रिवर। तो सतलज रिवर का भी कहने का मतलब ये मानसरोवर में तीन नदियों का उद्गम है। तो आपको ये याद रख लेना है कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों मानसरोवर से निकलती है। और जब सिंधु निकलती है यहां से तो ये सिंधु घाट से होते हुए जो भारत के उत्तरी हिस्से को काट कर, मतलब ये पहाड़ी एरिया है, तो जब नदियां इधर बहेगी तो यहाँ पे एक काट बना देगी जिसको गार्ज बोलते हैं। मतलब पहाड़ियां कट जाएगा, लगातार पानी बहता रहेगा तो कटेगा। तो वो नदियां जो बहती है वो एक द्रोणी, हिंदी में से कहेंगे तो द्रोणी, तो इसको काट देती है। तो ये गार्ज है। तो सिंधु गार्ज से बहते हुए और ये फिर पाकिस्तान से होते हुए और फिर कराची शहर के पास ये अरबियन सी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये क्लियर हो गई। और इस नदी की टोटल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 2880 किलोमीटर तक की नदी बहती है, जिसका बहुत थोड़ा हिस्सा इंडिया में है। तो अब यहाँ पे अब बात आता है कि इसके अंदर स्टडी क्या करना है कि आपको सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। तो चिनाब नदी वो सीधा ये सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कोई बोलेगा तो वो क्या है? चिनाब रिवर। और इससे ऊपर अगर देखेंगे तो चिनाब से ऊपर और एक नदी है वो क्या है? झेलम। आप जानते होंगे कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर, कश्मीर। तो झेलम हो गया। उसके बाद आप चिनाब, और चिनाब के नीचे एक नदी है दैट इज रावी।
ये भी चिनाब में ही मिलती है आगे। उसके बाद सतलज की भी एक सहायक नदी है, इसे क्या बोलेंगे, ब्यास। और ये ब्यास अब सतलज नहीं है तो ये भी सहायक नदी और ये भी आके चिनाब में मिल जाती है। तो आपने देखा क्या, सिंधु में जो ये सिंधु नदी है जो सबसे मेन नदी है, इस नदी में जो एक नदी मिल रही है वो क्या है, चिनाब। यही आके इसमें सीधी मिलती है। बाकी जितनी भी आप नदियां यहां देख रहे हैं वो सभी नदियां एक पॉइंट पे आके चिनाब में मिल जाती है। तो यहां पे आपको नदियों का क्रम याद रखना है, यही इसी क्रम में लिखा हुआ है और आपको यही क्रम याद रखना है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये मैक्सिमम टाइम ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की ही नदियां हैं, वहीं पर बहती है। तो आप देखेंगे, याद देखिए, सबसे पहले सिंधु जो सबसे ऊपर है, नॉर्थ मोस्ट, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, फिर सतलज। ये सभी की सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गई। और ये सारी नदियां जब सिंधु में आके मिलती है, चूंकि ये भारत से बह के पाकिस्तान में जाती है, इसलिए किसी तरह का पानी को लेकर विवाद ना हो, इसके लिए सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक के देखरेख में 1960 में जो है एक संधि हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ। ये किस चीज के लिए हुआ, पानी के बंटवारे के लिए, कि कौन सा देश पानी का कितना बड़ा हिस्सा यूज करेगा। तो आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे टोटल 6 नदियां बह रही हैं। आप सीधा याद रखिए कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान 80%, और 20% इंडिया यूज करेगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या, पाकिस्तान। और उसके ठीक उल्टा नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। ये आप याद रखिएगा कि कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो। और ये चूंकि ये नदियां एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लाती है और ये ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है, और इसलिए पाकिस्तान का इसको क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। और इसीलिए काफी बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि पाकिस्तान का नील किसे कहते हैं, तो वो ये सिंधु नदी है। क्लियर हो गया। अब आपको कुछ याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि झेलम कश्मीर जो है, श्रीनगर जिसको आप जानते हैं, ये झेलम नदी के किनारे, चिनाब चिनाब के किनारे के जम्मू, सही है, और ये सतलज। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर यहीं पे कैलाश पर्वत है, और जहां पे भोले बाबा बैठते हैं, तो आपको पता है वो कहा जाता है ऐसा, मैंने नहीं भोले बाबा को देखा, लेकिन बैठते हैं, उनके लिए वही हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि किस नदी के ऊपर कुछ बांध है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए। जैसे आपको पता है कि नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, उसी में से कुछ है, तो वो आप देखते हैं। तो उसके लिए एक याद रखने के लिए है, एक ट्रिक टाइप का बनाया हुआ है, शाबाश शाबाश दुल्हा, सॉरी दुल्हा तू झेल, इस तरीके से आप रख लीजिए। यहाँ पे एक लाइन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए, आसानी के लिए लिखा। तो यहाँ अब जाहिर सी बात है कि दूल्हा बनना सबको पसंद है, हर एक लड़के का सपना होता है कि दूल्हा बने। दूल्हा बने तो भी झेलना पड़ेगा ना, उसके लिए कोई दूसरे लोग तो आए नहीं। तो आप देखें कि शाबाश से मतलब क्या हो गया, सलाल। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो मतलब जल विद्युत के लिए बांध जो बनाया हुआ है वो
सलाल बलगीहार, ये क्या हो गया? सलाल, सलाल बलगीहार, बलगीहार, और ये क्या हो गया? सतलज। ये 3, और ये क्या हो गया? धूलहस्ती। क्लियर हो गया आपको? ये सारे के सारे किस पे बने हुए हैं? सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, क्लियर, चिनाब के ऊपर। चिनाब के ऊपर ये सारे, मतलब आपको क्लियर हो गया कि सलाल, बलगीहार, सतलज और धूलहस्ती प्रोजेक्ट ये सभी के सभी चिनाब के ऊपर है। और एकमात्र जो है तुझे, तो झेलने के तो एक ही आदमी को झेलना पड़ेगा, तो ये झेलम नदी के ऊपर है तुलबुल परियोजना। क्लियर? तो ये आपको ये बांध को याद रखना, काफी बार सीधा सीधा इससे ही पूछ देते हैं कि बताइए धूलहस्ती प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि चिनाब के ऊपर है। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात, अगर आइंदा से अगर आपको सिंधु के बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। और एक बार जो नदियों का वीडियो आता है तो 2-3 वीडियो आएगा, तो सारी वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि नदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप एकदम से क्लियर और एक्यूरेसी के साथ रेक्टिफाई कर रहे हैं और एकदम सही टिक मार पा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद हो रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के बीच में, ताकि आपका चैनल और तेजी से ग्रो हो सके। थैंक यू।